जी, तो हमने डेविएटेड नेजल सेप्टम से स्टार्ट करना था। डेविएटेड नेजल सेप्टम में ना मैं बात करी थी एटियोलॉजी की, कि मैं आपको कुछ फैक्टर्स लिखवाती हूँ, आप लोग उसे नोट कर लें। वैसे वो सारी इसी से एक्सट्रैक्टेड है, लेकिन वो याद करना थोड़े आसान है। सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो आपको याद रखना है ना कॉज डेविएटेड नेजल सेप्टम का, वो ट्रोमा है। बाजूकात ना हमें सिनेरियो आया होता है डीएनएस का, हम ना उसको डायग्नोज ही इसी बेस पे करते हैं कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रोमा के बाद और यूनिलैटरल। तो जब भी ट्रोमा के बाद यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो मोस्ट कॉमनली वो डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से होती है, ठीक है। और ट्रोमा यूजुअली अगर लेटरल ब्लो होगा ना, लेटरल साइड से ब्लो आएगा, तो तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डीएनएस के। उसके बाद सेकंड जो याद रखना है वो बर्थ मोल्डिंग थ्योरी है। अब बर्थ मोल्डिंग थ्योरी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर यूट्रस में पोजीशन जो है बेबी की वो एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल इंट्रा यूट्राइन पोजीशन हो, तो उसके बाद भी बर्थ के बाद फिर उसका जो है वो डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा। तीसरा डेवलपमेंटल एरर हो सकता है। डेवलपमेंटल एरर में क्या होता है कि क्लेफ्ट लिप हो अगर, या क्लेफ्ट पैलेट हो, ठीक ठीक है। तो डेवलपमेंटल एरर में आपने याद रखना है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आ जाते हैं। तीन हो गए, तीन इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हो गए। उसके बाद फोर्थ हो सकते हैं स्पेस ऑक्युपाइंग कोई लेयन हो, क्योंकि स्पेस ऑक्युपाइंग लेयन में क्या होगा कि इस पे थोड़ी सी फोर्स लगेगी और ये डेविएट कर जाएगा। तो स्पेस ऑक्युपाइंग लेयन अगर कोई बने, लाइक पॉलिप्स वगैरह, नेजल पॉलिप्स होते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है रेशियल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रेसेस में ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी इसकी एटियोलॉजी में आ जाते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स। हेरिडिटरी फैक्टर्स के बाद जो है थंब सकलिंग और नोज पिकिंग लास्ट वन आ जाता है। तो अगर थंब सकलिंग हो, उन बच्चों में भी इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, थंब सकलिंग एंड नोज पिकिंग, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, इस तरह से आप अगर याद करेंगे एटियोलॉजी को, तो वो याद करना थोड़ा आसान है आपके पास डेविएटेड नेजल सेप्टम की। चले जी, इसको अब हम इधर कर देते हैं और हम आगे इसको रीड करते हैं। एटोलॉजी हमने कर ली, अब हम आगे जो है वो बात करते हैं। अब आपको साइन सिम्टम्स क्या मिलेंगे, हिस्ट्री क्या मिलेगी, उसके बाद आप एग्जामिनेशन कैसे करोगे, और डायग्नोसिस। अच्छा, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में जाने से पहले इसकी टाइप्स देख लें। डीएनएस की कुछ टाइप्स होती हैं। अब डेविएशन डेविएशन हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन डेविएशन की कुछ टाइप्स हैं, वो ये वाली हैं। बाजू का तो पेपर में इनको ड्रॉ करना भी आ जाता है, इनकी टाइप्स पूछी जाती हैं। तो ये फिगर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंटीरियर डिसलोकेशन ये होती है कि सिंपली वो इधर से साइड से इधर को हो गया, राइट साइड को चला गया या लेफ्ट साइड को चला गया, एंटीरियरली डिसलोकेट कर गया। सी शेप में क्या हो रहा है कि वो कर्व भी हो गया। जैसे मैंने आपको क्रूक नोज पढ़ाया था ना कि डोर्सम ऑफ नोज सी शेप्ड हो जाती है, वैसे अगर सेप्टम सी शेप्ड हो जाए तो इस तरह से डिफ्लेक्शन उसकी हो जाएगी। एस शेप्ड भी हो सकता है, स्पर भी बन सकता है। स्पर में क्या नजर आ रहा है आपको, एक प्रोट्रूजन सी बन गई है इसकी, जो कि लेटरल वाल की तरफ चली गई है, ठीक है। और थिकनिंग भी हो सकती है कि सिंपली जो नेजल सेप्टम अपनी जगह पर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थिकन हो गया है, जिसकी वजह से उसने नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा दी। अब मजे की बात आपने जो यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है कि जिस साइड पर स्पेस इंक्रीज कर रही है ना, मतलब अगर ये राइट साइड को डेविएट कर रहा है तो लेफ्ट नेजल कैविटी में स्पेस इंक्रीज कर गई है, वहां के जो टर्बिनेट्स है ना वो हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये देखिए सी शेप में भी ये वाले जो टर्बिनेट है कितनी इनकी हाइपरट्रोफी होगी, और एस वाले में भी आपको हाइपरट्रोफी नजर आ रही होगी। तो ये भी चीज होती है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स है जो हमने देख ली। स्पर से रिलेटेड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्पर जो होती है ना वो लेटरल वॉल ऑफ द नोज पे प्रेशर डालती है, उसको प्रेस करती है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। वैसे भी इसका ये बहुत कॉमन सिम्टम है नेजल सेप्टम की डेविएशन का, हेडेक। और अगर स्पर होना तो अब ये लेटरल वॉल पे क्या करेगी, प्रेस करेगी उसको, जिसकी वजह से हेडेक होगा। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजू ना एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें इसके सिम्टम्स बताएं, नेजल भी बताएं, और जो एक्स्ट्रा नेजल है यानी कि नोज के अलावा जो सिम्टम आते हैं वो भी हमें बताएं डीएनएस के। तो मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी, नेजल सिम्टम्स भी होते हैं इसके और कुछ इसके एक्स्ट्रा नेजल भी होते हैं। आपने पता है कैसे याद रखने इसके सिम्टम्स को। एक निमोनिक था, रफसा निमोनिक है, लेकिन वो हेल्पफुल है। ओ सीमा से, ओ सीमा से हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ओ से हमारे पास आएगा ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैं बता रही हूँ कि नेजल सेप्टम की जब डेविएशन होती है ना तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। एच से आएगा हेडेक, ठीक है। हेडेक इसका क्यों होता है, क्योंकि जब ये लेटरल वॉल पे प्रेस करते हैं ना लेटरल वॉल को, तो उसकी वजह से हेडेक होता है। और इसकी ना एक टाइप होती है हेडेक की, टेंशन हेडेक होती है डीएनएस में। अगर याद होता है तो ठीक है, वरना हेडेक भी इनफ है पता होना। ऐसे क्या बनेगा, साइनोसाइटिस, ठीक है। साइनोसाइटिस भी इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है। उसके बाद ई से एपिस्टेक्सिस, उसके बाद जो दूसरा ई है उससे एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, ठीक है। उसके बाद जो एम है उससे मिडल ईयर इन्फेक्शन, और जो ए है उससे एनोस्मिया यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन, स्मेल की सेंसेशन। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर हो गए। अब आपने इनको खुद ही डिफरेंशिएट कर लेना है कि इनमें से नेजल कौन से, इनमें से एक्स्ट्रा नेजल कौन से हैं। जो नेजल है वो एक एनोस्मिया यानी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, दूसरा एपिस्टेक्सिस है, तीसरा वो आपके पास जो है
एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी है। ये सारे जो नेजल है, एक्स्ट्रा नेजल में क्या है, मिडल ईयर इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, हेडेक है, ये सारे एक्स्ट्रा नेजल है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पता हो, आपको हिस्ट्री क्या मिलेगी कि एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, नेजल ट्रोमा था, उसके बाद उसकी यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसको हेडेक है और लॉस ऑफ सेंस जो है स्मेल की सेंस का भी लॉस हो गया। तो आपने सोचना है कि ये आपके पास क्या है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है। उसके बाद अगर इसके एग्जामिनेशन की तरफ आ जाए, ये हमने हिस्ट्री देखी, इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखी, एग्जामिनेशन इसमें जो है दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो इसमें रिनोस्कोपी आती है ना, रिनोस्कोपी। अब जिस तरह से हम कान का एग्जामिनेशन करते थे ना, ऑटोस्कोपी उसको कहते थे, अगर नोज का एग्जामिनेशन करें उसको रिनोस्कोपी कहते हैं। एंटीरियर रिनोस्कोपी भी होती है, पोस्टीरियर रिनोस्कोपी भी होती है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में हमें पोस्टीरियर रिनोस्कोपी करने की तो कोई जरूरत नहीं, हम इंटीरियर रिनोस्कोपी करेंगे और हमें पता चल जाएगा, यहाँ से इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि किस तरह की डेविएशन है। ठीक है, नजर आ जाएगी। उसके बाद एक इसमें होता है एग्जामिनेशन में कोटल टेस्ट। ये कोटल टेस्ट जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि पर्सन ब्रीथिंग कर रहा होता है और हम उसको इस तरह चीक पे ना ऐसे उसको स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा, अगर तो उसकी ब्रीथिंग इंप्रूव कर जाए तो ये हमारे पास एक साइन होता है कि नेजल वॉल्व का ना अबनॉर्मेलिटी थी। ठीक है, तो कोटल टेस्ट भी एग्जामिनेशन में करते हैं। कोटल टेस्ट हो गया, दूसरा इंटीरियर रिनोस्कोपी हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं इसकी। इन्वेस्टिगेशन ना इसकी एक पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि हमें ना इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताएं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए की जाती है। तो वो वाटर्स व्यू होता है। वाटर्स व्यू क्या है, एक्सरे, प्लेन एक्सरे नोज का और पैरानेजल साइनसिस का। तो इन्वेस्टिगेशन इसकी दो, एक तो वाटर्स व्यू है यानी एक्सरे कराना है, प्लेन एक्सरे, और दूसरा इसका जो है वो नेजोफ्रेंजियोस्कोपी होती है। ठीक है, तो ये दो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। एग्जामिनेशन भी देख लिया। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए। ट्रीटमेंट में ना इसकी सेप्टोप्लास्टी है और सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन है। अब ये जो एसएमआर ऑपरेशन है ना, ये इसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। नहीं, इसको सेप्टोप्लास्टी नहीं कहते, सॉरी, इसको सर्जरी, सेप्टल सर्जरी कहते हैं। अब ये जो सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन है ना, ये अडल्ट में ही किया जाता है। 17 ईयर से पहले आप कभी भी एसएमआर नहीं कर सकते। यानी अगर आपको सिनेरियो आया और वो लेट्स सपोज के 10 ईयर्स ओल्ड, उसकी 10 ईयर्स एज है, अब उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम है, सारे क्लिनिकल फीचर्स पूरे हैं, आपको लग रहा है कि डीएनएस है, आपसे ट्रीटमेंट पूछा गया, तो कभी भी वो एसएमआर नहीं होगा। एसएमआर हमेशा अडल्ट्स में करते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसमें म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टियल दोनों फ्लैप्स को उठाते हैं और दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। उसके बाद जब दोनों फ्लैप्स को उठाया, अब उस पर इंसिजन लगाएंगे और जितना भी डिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ना, अब चाहे वो डिफ्लेक्शन बोन की हो, कार्टिलेजिनस पार्ट की हो, हमने देखा था ना नेजल सेप्टम में बोनी पार्ट भी था जो कि परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड थी, वूमर था, और आगे जो सेप्टल कार्टिलेज था वो कार्टिलेजिनस पार्ट था। तो जो भी पार्ट इसका डिफ्लेक्टेड होगा उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एसएमआर में ये करते हैं और फिर फ्लैप को अपनी जगह पे रख देते हैं। तो ये अडल्ट्स में किया जाता है। सेप्टोप्लास्टी जो है ना, ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच थी। कंजर्वेटिव अप्रोच होती है वो वाली अप्रोच जिसमें कुछ बचत हो जाए, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच थी सेप्टल सर्जरी की। यानी सेप्टल सर्जरी तो ये है ना, उसकी कंजर्वेटिव अप्रोच है सेप्टोप्लास्टी। ये हम बच्चों में कर सकते हैं, 17 ईयर से पहले कर सकते हैं। इसमें ना जो फ्लैप्स है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या पेरिओस्टियल, उनको सिर्फ एक साइड पे उठाया जाता है और जो डिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, उसमें ज्यादातर को ठीक कर दिया जाता है। एसएमआर में तो ये था ना कि जितना भी डिफ्लेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दो, लेकिन सेप्टोप्लास्टी में ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो फ्रेमवर्क डिफ्लेक्टेड है उसको करेक्ट कर दें, उसको रीपोजिशन कर दें, उसको ठीक कर दें। ठीक है, रिटेन रहे वो, तो उसको कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। चले, उसके बाद आपने आगे सेप्टल हिमाटोमा की तरफ आ जाए। यहाँ पर वही चीज मेंशन है कि सेप्टल सर्जरी यानी एसएमआर कभी भी हम 17 ईयर से पहले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये नेजल स्केलेटन की ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करता है। अगर कोई भी चाइल्ड हमारे पास सेप्टल डेविएशन के साथ आया है, उसमें बहुत सिवियर किस्म के सिम्टम्स हैं, तो फिर हम उसकी सेप्टोप्लास्टी करेंगे, यानी हम कंजर्वेटिव सेप्टल सर्जरी करेंगे, जिसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। अब आपके पास आ जाता है सेप्टल हिमाटोमा और सेप्टल एब्सिस। सेप्टल हिमाटोमा क्या होता है, हिमाटोमा कब बनता है, जब किसी जगह पर कोई ट्रोमा हुआ है, ठीक है, वहां पे ब्लीडिंग हुई है, ब्लड निकला है, तो हिमाटोमा बनेगा। अगर नोज में, तो यूजुअली इंजरी के बाद ही बनेगा। ठीक है, अब ना हिमाटोमा और एब्सिस के सिनेरियो को डिफरेंशिएट करना कैसे होता है। सेप्टल हिमाटोमा में भी आपको जो इंजरी है ना, सॉरी हिस्ट्री जो है ना, वो इंजरी की ही मिलेगी। कोई इंजरी हुई थी, लेकिन वो आवर्स की हिस्ट्री होगी, मोस्टली कुछ घंटों की हिस्ट्री होगी, क्योंकि कुछ घंटों में हिमाटोमा बन जाता है। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री मिले इंजरी की और वो बहुत सारे दिनों की हिस्ट्री हो, तो तब वो यूजुअली सेप्टल एब्सिस ही होता है। एक तो ये रफ सा एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का, वरना ये होता है कि सेप्टल हिमाटोमा का जो डायग्नोसिस होता है ना, उसमें फीवर नहीं मेंशन होता, क्योंकि हिमाटोमा के साथ फीवर नहीं होता। लेकिन जब एब्सिस बन जाती है ना, सेप्टल एब्सिस असल में सेप्टल हिमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन ही है, तो जब सेप्टल एब्सिस बन जाती है तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पे फीवर हो जाता है। तो वो भी एक चीज याद रखनी होती है। अब हम सेप्टल हिमाटोमा को रीड करते हैं, तो उसमें हिमाटोमा का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ब्लड हुई है। अगर पेरिकोन्ड्रियम के या पेरिओस्टियम के अंदर हो जाएगी तो वो सेप्टल उसको कह देंगे, क्योंकि वो सेप्टम के लेयर के अंदर हो गई है। अच्छा, होती है क्यों है ये नेजल ट्रोमा, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। लेकिन इसके अलावा सेप्टल सर्जरी, अगर किसी की सेप्टल सर्जरी हुई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन एक सेप्टल हिमाटोमा भी हो सकती है। सेप्टल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है, कौन सी थी वो थी सैडल नोज, यानी जो डोर्सम ऑफ द नोज था ना, वो
उसकी डिप्रेशन, तो डिप्रेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज जो है, एक ये कॉम्प्लिकेशन थी, और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन थी ना वो हमारे पास हीमाटोमा फॉर्मेशन थी। ठीक है, ये दो कॉम्प्लिकेशन सेप्टल सर्जरी की। ये जो ऑपरेटिव टेक्निक्स होती है ना, इनकी कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन था, लेकिन सेप्टल हीमाटोमा में बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सबसे कॉमन यही प्रेजेंटिंग सिम्टम होती है। इसके अलावा फ्रंटल हेडेक भी हो सकता है, सेंस ऑफ प्रेशर भी हो सकती है नेजल ब्रिज के ऊपर। एग्जामिनेशन, ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई। एग्जामिनेशन में हमें क्या नजर आएगा, जब एग्जामिनेशन करेंगे हमें स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग्स नजर आएंगी। सेप्टम के दोनों साइड्स पे स्मूथ सी स्वेलिंग्स होंगी। पैल्पेट उनको करेंगे तो वो सॉफ्ट होंगी, फ्लक्चुएंट होंगी। सही हो गया। ट्रीटमेंट इसका क्या करना है, उसको स्पायर कर लेना है, एस्पायरेशन उसकी कर लेनी है, ब्लड उसमें से स्पायर हो जाएगा। अगर लार्ज हीमाटोमा है तो उसको इंसाइज कर देना है, ड्रेन कर लेना है। सही हो गया। बस इसमें यही चीज है। ये चीज देख लें कि अगर ड्रेनेज के बाद ना, जब हमने नोज को पैक कर देना है दोनों साइड पे, ताकि री एक्यूमुलेशन ना हो जाए, दोबारा से ब्लड ना जमा हो जाए, तो जैसे ही आपने ड्रेनेज की तो उसके फौरन बाद आपने नोज को पैक कर देना है। और साथ ही आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देनी है। ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सेप्टल एप्सिस ना बन जाए। सेप्टल एप्सिस ना सेप्टल हीमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन है, यानी सेप्टल हीमाटोमा में अगर पस आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे तो सेप्टल एप्सिस बन जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको बचाने के लिए पहले से ही हमने क्या कहते हैं, इसको प्रोफाइलेक्टिकली ही एंटीबायोटिक्स दे देनी। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि सेप्टल हीमाटोमा तो आपने डायग्नोस कर लिया, लेकिन हम इसकी कॉम्प्लिकेशन बताएं। तो एक तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हम इसको ड्रेन नहीं करेंगे तो ये सेप्टल एप्सिस बन जाएगी, जाहिर बात है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो है नेक्रोसिस करा सकती है कार्टिलेज की, ये डिप्रेशन करा सकती है आपके नेजल डोर्सम की। ठीक हो गया। सैडल नोज की एक तो ये कॉज था ना कि सेप्टल कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हुई है। वो डिस्ट्रक्शन क्यों हुई है, सेप्टल हीमाटोमा बना हुआ था, सेप्टल एप्सिस बनी हुई थी, या लेप्रोसी या ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे हमने कॉजेस पढ़े थे। तो नेक्रोसिस ये करा सकती है कार्टिलेज की, डिप्रेशन करा सकती है नेजल डोर्सम की, और ये सेप्टल एप्सिस बना सकती है। तो ये इसकी हो गई कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेप्टल एप्सिस की। सेप्टल एप्सिस जो है, ये इन्फेक्शन अगर हो जाए सेप्टल हीमाटोमा का तो वो सेप्टल एप्सिस बन जाएगी। इसके अलावा ये फ्रंकल वगैरह के बाद भी बन सकती है, टाइफाइड और मीजल्स के साथ भी बन सकती है। इसका क्लिनिकल फीचर भी सेम है, बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हीमाटोमा की तरह ही, पेन एंड टेंडरनेस। लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट कौन सी चीज कर रही होती है, वो होता है फीवर। सेप्टल एप्सिस में फीवर होगा, चिल्स होंगे, फ्रंटल हेडेक होगा। ठीक है, और हीमाटोमा में कभी भी फीवर नहीं होता। जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें भी हमें स्मूथ सी स्वेलिंग्स नजर आएंगी दोनों साइड्स पे नेजल सेप्टम के। फ्लक्चुएशन भी उन स्वेलिंग में हम कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होगी। ठीक है, और सेप्टल म्यूकोजा भी कंजेस्टेड होगा। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसमें भी इंसिजन एंड ड्रेनेज ही होती है, और इंसिजन जो है वो एप्सिस के मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट पे उसको इंसाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये करना है कि जब इंसिजन कर लिया उसके बाद जो पस है वो तो रिमूव करनी ही करनी है, लेकिन साथ ही जो नेक्रोस्ड कार्टिलेज था ना, जो नेक्रोसिस जिसकी हो चुकी थी, उसको भी रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरी 2 to 3 डेज उस इंसिजन को ओपन करना, रीओपन करना होता है, और जो पस से दोबारा से आई हुई है, जो कार्टिलेज है, उसको दोबारा से रिमूव करना होता है। तो एवरी 2 to 3 डेज हमें कुछ दिनों तक ये करना पड़ता है। इसके अलावा हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देने, बिकॉज ये एप्सिस है, बैक्टीरिया है, तो हमें एंटीबायोटिक्स देने होंगे। और कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करेंगे हम, ताकि हमें पता चल जाए कि स्पेसिफिकली हमने कौन सी एंटीबायोटिक देनी। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ना पेपर में एक दफा इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें इसकी कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन बताएं और इंट्राक्रेनियल बताएं। तो कॉस्मेटिक होती है कि जो दिखने में कुछ चीज बुरी लगे। तो कॉस्मेटिक इसकी एक तो ये है कि ये ना कार्टिलेजिनस जो डोर्सम है हमारा, हमारी बोन का नोज का जो डोर्सम है, उसके डिप्रेशन करा देती है। दूसरी इसकी जो कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि ये परफोरेशन करा देती है। ठीक है, तो परफोरेशन हो सकती है नेजल सेप्टम में, और यहाँ उसका डिप्रेशन हो सकता है। और जो इसकी इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है वो है मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस करा सकती है, ये क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। हमने देखा था फ्रंकल ऑफ द नोज भी क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करा रहा था, तो सेप्टल एप्सिस भी क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करा सकती है। तो सेप्टल परफोरेशन और उसका डिप्रेशन कॉस्मेटिक आ जाती है कॉम्प्लिकेशन, और मेनिंजाइटिस क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बस इंट्राक्रेनियल आ जाती है। अब लास्ट है ये, वो है परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम। परफोरेशन भी इसकी भी मोस्ट कॉमन काज ट्रोमा ही है। डेविएटेड नेजल सेप्टम का भी मोस्ट कॉमन काज ट्रोमा था, सेप्टल हीमाटोमा का भी ट्रोमा था। अब जो परफोरेशन है उसका भी मोस्ट कॉमन काज ट्रोमा ही है, ट्रोमैटिक परफोरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर सेप्टम जो है, अगर आप म्यूकोजल फ्लैप को इंजर कर दें एसएमआर के दौरान, तो वो एक तरह का ट्रोमा है। अगर आप रिपीटेडली कॉटराइजेशन करें, वो भी एक ट्रोमा है। अगर कोई केमिकल लाइक फिनोल उसके साथ कॉटराइजेशन की जा रही है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉटराइजेशन की जा रही है, वो भी एक ट्रोमा है। हैबिचुअल नोज पिकिंग है। ठीक है, इस तरह से कोई भी ट्रोमा की फॉर्म हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन का ट्रोमा ही है। दूसरी जो रीजन होती है ना, कुछ पैथोलॉजीज होती है, जब हमने पढ़ना है ना वो चैप्टर ग्रेन्युलोमाइटिस वाला, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, उन सब में भी हम देखेंगे वो सब भी सेप्टल परफोरेशन करा देती है। इसके अलावा नेजल मियासिस है, सेप्टल एप्सिस है, ये भी परफोरेशन, सेप्टल एप्सिस में भी हमने देखा परफोरेशन हो जाती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी
सीओपीडी थी नोज में और उसको हमने ठीक नहीं किया, उसको हमने मतलब ठीक कह रही हूँ, उसको हमने नहीं निकाला बाहर, तो तब भी वो क्या कर सकती है, सेप्टल परफोरेशन करा सकती है। नेजल मियासिस यानी मेगोट्स है अगर नोज में, वो भी नेजल परफोरेशन करा सकते हैं सेप्टम की। ओके उसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर कुछ स्टेरॉइड यूज कर रहा है, कोकेन यूज कर रहा है, उनमें भी क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, कुछ ऑक्यूपेशन भी ऐसे होते हैं उसके वर्कर्स